बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम रमज़ान मुबारक के खुसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिल ठीक है और जो ख़बरें आप तक पहुंच रही हैं वो आप पर उस तरह से असरअंदाज नहीं हो रही कि आपके रोज़मर्रा के काम जो हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाएं, क्योंकि इन ख़बरों से लाताल्लुक़ रहा नहीं जा सकता, इनसेंसिटिव रहा नहीं जा सकता। और कल ख़ास तौर पर जो ख़बर आई स्पेशली आयतुल्लाह ख़ामनेई के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, उसके बाद से हमारे दिल अफसरदा हैं ही। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो भी शुरू हो चुका है मुज़म्मिल, और उसकी भी अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। प्रेसिडेंट ने भी जिक्र किया है सारी सिचुएशन का और उसको बड़े डीपली लेके चले। हम लोग आज इस रमज़ान ट्रांसमिशन को यूजुअली बड़े हाइप नोट पे स्टार्ट करते हैं, वो इसीलिए नहीं करे बिकॉज सच सिचुएशंस डिमांड रिस्पेक्ट। तो आपको नहीं लगता कि हमें कोई अपडेट लेके तो उसके बाद इसको ज़रा लेके चलना चाहिए आगे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है अपडेट करना हमारे देखने वालों को। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मैं ये चाहूँगी कि हम आगाज़ कर लेते हैं पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन से। प्रेसिडेंट की तरफ से जो खिताब किया गया है उसके बारे में ज़रा बता देते हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब किया और बतौर सदर ये उनके लिए एजाज़ है कि वो 9वीं मरतबा 9th टाइम उन्होंने एज़ प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पर खिताब किया है। और ख़िताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार एटमी रियासत है ना। सिम्बॉलिकली भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब भी प्रेसिडेंट खिताब करते हैं या फिर उनकी तरफ से जो भी बात कही जाती है, क्योंकि दुनिया भर में उसको बहुत सीरियस लिया जाता है। गुज़श्ता हफ्ते जो हमने देखा था कि भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी वॉर शुरू की, प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया था, लेकिन तालिबान रजीम ने देखा कि रेड लाइन क्रॉस करने पर पाकिस्तान ने किस तरह रद्द दिया। एंड दैट वाज नॉट सरप्राइज, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह का रद्द-ए-अमल होना था। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस करना था। एंड पाकिस्तान कई मरतबा प्यार से भी बता चुका था, मुज़ाकरात भी कर चुका था, उनको ये भी बता चुका था कि अगर दोनों मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सिर्फ एक फतवा दे दिया जाता अफगान तालिबान की जानिब से, तालिबान रजीम की जानिब से टीटीपी के खिलाफ, तो शायद बात यहाँ तक ना बढ़ती, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और ये चीज़ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने तो कई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ मुतअद्दिद बार हमारी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की प्रेस रिलीजेस, हमारे तमाम केडर्स जो डिप्लोमेटिक हों या मिलिट्री हों, वहाँ से ये पैगाम लाउड एंड क्लियर आता रहा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली तक ये जो है वो गया। हम लोग चलते हैं, जाके सुनते हैं कि एक्चुअली में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उससे पहले इसहाक डार साहब ने भी बात की है। और हम ये कह सकते हैं एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका की सिचुएशन के ऊपर, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त वॉर पाकिस्तान की जारी है उसके बारे में उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सारी सूरत हाल को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि दोस्त ममालिक को सारी सिचुएशन में, स्पेशली अफगानिस्तान की सिचुएशन पर हम एतमाद मिले। और पाकिस्तान इलाकाई मुल्कों के साथ राब्ते में भी है और हालिया सूरत हाल के ऊपर जो भी उसका स्टांस है। एंड वी ऑल नो मुजम्मिल के पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी कि बहुत ही सोच समझकर हर कदम रखना पड़ेगा। ऑल्दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ उसके अंदर पाकिस्तान का बहुत ही, हम कह सकते हैं, एक स्टेबल किस्म का मौक़िफ़ रखा था सामने। उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक की भी मज़म्मत की। एट द सेम टाइम खलीजी रियासतें जिनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन पर जो अटैक हुआ उस पर भी अफसोस का इजहार किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लोग अगर सिचुएशन को थोड़ा सा अपडेट में लें तो हमारे पास काफ़ी सारे इस तरह के नए डेवलपमेंट्स हैं जो इस जंग के दौरान अभी तक हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल जो हैं वो उन्होंने ईरान के ऊपर अपने अटैक्स कंटिन्यूड रखे हुए हैं। अब जिस स्टेज में ये जंग पहुंच चुकी है, यहाँ पर ये जारी हमले और ज़्यादा अमवात का बायस बन रहे हैं। तादाद जो है वो 500 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। ईरान के जवाबी कार्रवाइयों के अंदर जो भी कोई कंट्रीज़ और जो भी कोई बेसिस नेक्स्ट टू ईरान प्रेजेंट हैं वो तमाम टारगेट हो रही हैं। और इसके अंदर वो तमाम ममालिक हैं जो अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो मुसलमान ममालिक भी बनते हैं, इसलिए भी ग्रेविटी सिचुएशन की थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, इजराइल पर मिसाइल बरसाए हैं ईरान ने, जिस तरह ईरान बरसाता है हमने एक दफ़ा पहले भी देखा था। ईरान इज सीरियस अबाउट देयर इंटेंट ऑफ एन एक्चुअल एक्शन। अब इसके साथ ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया ईरान ने। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हमने वादा किया था कि अगर अटैक किया जाएगा, और आयतुल्लाह ख़ामनेई पर जैसे अटैक किया गया है, जो उनकी फ्रंट लाइन लीडरशिप थी उसके ऊपर अटैक किया गया है। इंटरनेशनल मीडिया पे इसको रेडेस्ट ऑफ द रेड लाइन कोट किया गया ईरान की तरफ से। ऑफ कोर्स, अब अमेरिकी जंगी तैयारियां भी जो कि हैं वो गिरने की खबरें आप सब
देख सकते हैं कि मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं। कोयती इंटरसेप्शन जो सिस्टम था वहाँ पे अब उसको कहा गया अमेरिका की तरफ से कि गलती से गिरा दिए गए। ये फ्रेंडली फायर का है उन्होंने, फ्रेंडली फायर का है उसको, और मल्टीपल नंबर्स, डबल फिगर्स में नंबर ऑफ द जेट्स के जो अभी तक रिपोर्ट किया जा रहा है सारी सिचुएशन में। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जॉन हुसैन जो इस सारी सिचुएशन से मीडिया को आगाह भी कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं वो फैक्ट्स के जो ईरान से ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास। तो अस्सलाम वालेकुम जॉन, आई होप कि आप सेफ होंगे और आई होप कि आपके गिर्द लोग भी सेफ होंगे, बट This situation has escalated beyond a point of return. जिस ब्लैक स्वान इवेंट का इंतज़ार था और एक ख़तरा था कि हो जाएगा और उसके बाद सारा रीजन केओस में पड़ जाएगा, वो रीजन केओस में पड़ चुका है और ख़ामनेई साहब की जो डेथ है, उनकी जो शहादत है, वो ज़ाहिर बात है एक ब्लैक स्वान इवेंट इन इटसेल्फ था। इस वक्त ईरान की सड़कों पे, ईरान की गलियों में और ईरान के लोगों के अंदर, बिकॉज ये ऑपरेशन किया गया जी हम रजीम चेंज करने लगे हैं, 1500 साल में तो कुछ हो नहीं सका, तो अब रजीम चेंज का ये जो एक छोटा सा यूज़ किया जा रहा है वर्ड, इसकी रियलिटी क्या है ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है और जैसा कि आपने सही कहा, रीजन के अंदर जो यूएस बेसिस हैं, ईरान को भी ये बहुत सख्त कदम उठाना पड़ा कि जो जिन मुल्कों ने वादा किया था कि हम हमला नहीं करने देंगे यूएस को अपनी ज़मीन से या किसी भी चीज़ से, तो बहरहाल जब वो बेसिस यूज़ हुए तो ईरान ने ज़रूरी समझा कि उन बेसिस को निशाना बनाया जाए। और अगर हम समझें यहाँ की सूरत हाल क्या है और इस तरफ से रिजीम चेंज का क्या तासुर है, तो अमेरिका की तरफ से हमेशा से ये गलती जो है मिस कैलकुलेशन रही है कि ईरानी अवाम जो है वो वेट कर रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अटैक का और ईरानी अवाम चाहती है कि यहाँ पे सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और हमेशा इसी गलती के ऊपर अमेरिका कदम उठाता है। और हमने देखा कि इस दफा भी जब ट्रंप साहब ने कहा कि जी आप बाहर आ जाएं और हमने जो है अपना काम कर दिया है, तो ट्रंप की आवाज पे कोई बाहर नहीं आया। इनफैक्ट उसके खिलाफ जो है वो लोगों ने ओवरवेलमिंगली बाहर जो है आके शदीद एहतजाज किया, यहाँ पे गिरिया भी किया और बहुत ज्यादा गुस्से में लोग यहाँ इस वक्त। सेंटिमेंट ऐसा है कि कोई भी रिजीम चेंज का कोई सेंटिमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा कि पॉसिबल हो सकता है कभी भी, क्योंकि अब तो अमेरिका ने उसके ऊपर ताले भी लगा दिए। गिरिया करने की बात की जॉन, आपने गिरिया करने की बात की, इस बात से मुझे दीवारें गिरिया याद आ गई और कल के कुछ मनाजिर याद आ गए, क्योंकि रजा शाह पहलवी जो हैं वो दीवारें गिरिया पर जाकर तस्वीरें बनाते रहे हैं और ये उनकी तरफ से तासुर दिया जाता रहा कि ही इज रेडी टू टेक ओवर ईरान। एक तो इसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि ईरान के लोग, आपको क्या लगता है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, आर दे रेडी फॉर रजा शाह पहलवी कि वो यहाँ पर आकर हुक्मरान बन जाए? दूसरा, ये आपने ब्लैक स्वॉन इवेंट की बात की, आई बिलीव दिस वाज अ ग्रे राइनो इवेंट, क्योंकि इट वाज ऑब्वियस कि अमेरिका जो है वो अटैक कर सकता है, क्योंकि ऐसा हमने जून में देखा था एंड दे वर नॉट हाइडिंग, वो सामने ही मौजूद थे। जैसे कि आयतुल्लाह खामनेई कई मरतबा कह चुके थे कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर आपने आकर मुझे मारना है तो मार दीजिए, मुझे शहादत ही नसीब होगी। तो व्हाट डू यू थिंक जॉन, रजा शाह पहलवी को एक्सेप्ट करेंगे ईरानी अवाम? देखें, ईरानी अवाम ने रजा शाह पहलवी के जो उनका वालिद है, जो उसका वालिद है, उसको जब यहाँ से बाहर निकाला और रेवोल्यूशन इतनी बड़ी इनकलाब जो ईरान का पहला आया, उस पर सवाल करना चाहिए ना कि क्यों आया। वो इसलिए आया कि पहलवी खानदान से लोग यहाँ पे तंग थे और जिसको निकाला है उसको अब वापस लेके आ रहे। तो अमेरिका कभी कभार ऐसी जो प्रपोजल्स देता है वो रियलिटी से इतना दूर होते हैं कि यहाँ पे उनका कोई ऐसा जो है सब्सटेंस आपको नहीं मिलता। बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे 1% 2% लोग हों जो शाह के लॉयलिस्ट हों, लेकिन ओवरवेलमिंग अवाम सख्त नफरत करती है शाह से, क्योंकि उसके इसराइल के साथ जो भी जो उसको सपोर्ट हासिल है और जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी सेंटिमेंट नहीं है रजा शाह पहलवी का। अगर ऑपोजिशन में कोई रिफॉर्मिस्ट लीडर के लिए कोई स्पेस हो तो वो हो सकता है। नए रहबरे आला की जो अब इलेक्शन होना था जॉन, वो कहाँ तक मामला पहुंचा है? क्योंकि वी नो कि वो जो एक इंटरिम सेटअप बनना था वो तो बन गया था। इलेक्शन कब तक हो जाएगा नए रहबरे आला का, और क्या उसके ऊपर काम हो भी रहा है, इन प्रोसेस है या नहीं? बिल्कुल इसके ऊपर काम हो रहा है। मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि 1-2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोसेस, ईरान डिक्टेटरशिप या मोनार्की नहीं है, बादशाह नहीं है, तो यहाँ पे कोई लोग कह रहे थे कि जी नाम दे दिए उन्होंने, 3 नाम दे दिए, उसमें से सिलेक्ट कर लें। और तो देखें ऐसा नहीं होता। ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर हैं, विलायत फ़क़ीह का जो निज़ाम है वो काम इस तरीके से करता है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जो कि खुद से एक इलेक्टेड बॉडी है,
वो इलेक्ट करती है सुप्रीम लीडर को, तो उसमें ऑब्वियसली डिलिब्रेशंस में 1-2 दिन लगेंगे, और जो मैस स्केल पे नमाज जनाजा हैं और स्टेट फ्यूनरल और जो दूसरी चीजें हैं वो तेहरान के अंदर उम्मीद यही है कि नए जो सुप्रीम लीडर जो लगेंगे हमें यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला इन ड्यू टाइम ये प्रोसेस भी तय हो जाएगा और अनकरीब में हो जाएगा। अच्छा, आप जो हमारे साथ रहिए, बिकॉज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब ने, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इस टाइम पे एक्सपर्ट हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को इन्होंने अभी तक पढ़ाया अपनी लाइफ में, लाखों स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया अपनी लाइफ में, और पर्सपेक्टिव ये जान लेना कि इतनी बड़ी जंग जो लग चुकी है, जिसके अंदर डबल फिगर्स में अभी तक ममालिक इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना बड़ा काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट अभी तक हम लोगों ने रिसेंट ईयर्स में सिर्फ गाजा जेनोसाइड की तरफ अगर देखा जाए तो कुछ मिलता है, और फिर उसके बाद एक इस तरह का इवेंट हो जाना और तमाम ममालिक का इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर आके इकट्ठे हो जाना ना, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट भी यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 20% तेल निकालता है अपने अंदर से और उसके अंदर आ जा रही है, आमदोरफ्त वहाँ से हो रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ वादा और वादा खिलाफियों के भी मैटर्स हैं कि जो यहाँ पे आने वाले पॉलिटिकल स्केप को चेंज कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा कि ये जो इवेंट हो चुका है, इसने किस तरह से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्केप को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया, क्योंकि जो अब हमें नजर आ रहा है वो आज से पहले हमने पहले नहीं देखा था। देखिए, एक चीज तो बड़ी सिंपल है कि जो एक मल्टीपोलैरिटी आई और उसके बाद जो डिबेट चली कि माइट इज ऑलवेज राइट, तो यही हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिकन की डुप्लेसिटी हमें नजर आई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि उसमें एक तरफ वो इम्प्रेशन दे रहे थे कि हम तो नेगोशिएशंस में हैं, और साथ ही उन्होंने अब्रप्टली एक सरप्राइज स्ट्राइक्स की। दो ये क्लियर था कि जिस तरह वो मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं कि अगर नेगोशिएशंस ब्रेक होती हैं तो वॉर होने का चांसेस है, मगर ये कहीं भी नहीं था कि ईरानियंस भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और दुनिया भी नहीं कर रही थी कि इस तरीके से 28 को हमला हो जाएगा। क्योंकि 27 को तो जब जिनेवा में कंक्लूजन होता है उसमें तो ये कहा गया कि नेगोशिएशंस एक बड़े पॉजिटिव नोट पे एंड हुई हैं और आगे मूव कर रही हैं। तो इससे क्या जरूरत थी? तो इसमें यही नजर आता है कि उनकी प्राइमरी ख्वाहिश थी कि रिजीम चेंज, और रिजीम चेंज में वो समझते थे कि जो सुप्रीम लीडर है उसकी रिकैपिटेशन से होगा, तो ये उनकी गलत फहमी थी। और ईरानियन ने अपने पिछले 10 सालों में, जब जो जून के बाद से अभी तक अपना चेन ऑफ कमांड रिस्ट्रक्चर किया और उसको इस तरीके से स्टैब्लिश किया कि हमें नजर आया कि जब उनका देखे पहली स्ट्राइक में ही उनका सुप्रीम लीडर, उनका डिफेंस मिनिस्टर, उनका पासदान का हेड, ये तीनों एलिमिनेट हो चुके थे जी। मगर उसके बाद जो उनका रिस्पांस हमने नजर आया तो उससे लगा कि उन्होंने अपनी कमांड को काफी रिस्ट्रक्चर किया हुआ है, और पॉलिटिकल मिलिट्री कमांड को और उसको उस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया हुआ है, डेलीगेट किया हुआ है कि अगर हेड की किलिंग हो जाती है तो नीचे किस तरीके से ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मूव करेगा और करेगा। तो उस ये अमेरिकन की कैलकुलेशन में नहीं था, ना इसराइल की कैलकुलेशन में था। लिहाजा आपने क्या देखा कि वो डिकैपिटेट होता है उनका लीडर, मगर उनका रिएक्शन बड़ा कैलकुलेटर आता है, और उन्होंने इनकी बेसिस पे जो अलायंस, जो इनके अलायंस पार्टनर वहां पे अटैक किया। हालांकि पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया और बहुत से एनालिस्ट समझते हैं कि ईरान ने अपने एनिमीज की लिस्ट बढ़ा ली है, मगर ईरानियंस का परसेप्शन ये है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आई कि आई एम इन टच विद दी ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज, कि हम आप पे हमला नहीं कर रहे, हम उन बेसिस पे कर रहे हैं जहां पे उनके एसेट्स हैं, अमेरिकन के एसेट्स हैं। मगर जाहिर बात है जिसमें जंग शुरू होती है, सॉवरेनिटी जो है डॉक्टर साहब, जिन कंट्रीज की बिरादर इस्लामी ममालिक की आप बात कर रहे हैं, उनकी सॉवरेनिटी भी तो मुतासिर हो रही है। आपको लगता है कि गल्फ कंट्रीज खास तौर पर जहां पर ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आ सकता है ईरान के अगेंस्ट? हालांकि वो कह रहे हैं कि ईरान होश के नाखून ले, हमारे साथ उसकी दुश्मनी नहीं है, हमने अटैक नहीं किया। आप ये किस तरफ ये ताल्लुकात में खलीज बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? एक तो इन गल्फ अरब स्टेट के साथ ईरान के पहले भी कोई इतने अच्छे तल्कात नहीं रहे, मगर कतर के साथ उनके डेवलप होते हैं, फिर कम होते हैं। सऊदीया के साथ 2023 से चाइना ने रिप्रोचमेंट कराया था, तो एक पॉजिटिव साइड थी। यूएई और सऊदी अरब ने पब्लिकली कहा कि हम अपनी टेरिटरीज को नहीं यूज करने देंगे। मगर देखिए, ये जो बेसिस हैं जो वहां पे लोकेटेड है वो तो अमेरिकन है ना,
जी। अगर आपने अपने घर में किसी को, जिस तरह भी हम तालिबान को कहते हैं टीटीपी आपके पास बैठी हुई है और वहां से हमला कर रही है, तो हमारा लेजिटिमेट राइट बन जाता है उसको स्ट्राइक करने का। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि जो जहाँ पे बेसिस है उन बेसिस से अगर स्ट्राइक्स नहीं आ रही ईरान पे, मगर ईरानियों का परसेप्शन है कि वहां से उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और बहुत से एसेट्स जो है वहां से यूज हो रहे हैं, तो नेचुरली दूसरा ईरान की एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि ईरान जो है ऑल आउट वॉर में चला गया, जी। वो अब इनको इनडायरेक्टली प्रेशराइज करेगा इन कंट्रीज को कि वो अमेरिका को कहे, और वो पहले भी कह रहे हैं। और यहाँ पे ईरान सब ये भी तो सवाल है ना कि ईरान कब तक और कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, इजराइल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। बाला इसको हम एक्सप्लोर करते हैं मजीद। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर जफर नवाज जसपाल और हमारे साथ जॉन हुसैन मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। Stay with us. ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ जॉन हुसैन ईरानी सहाफ़ी और इसके साथ साथ डॉक्टर जफ़र नवाज जसपाल साहब मौजूद हैं और उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, स्पेशली अगर हम फोकस करें ईरान की सिचुएशन पर। डॉक्टर जफ़र, ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने सवाल किया था आपसे, मैं चाहूँगी यहीं से मैं कंटिन्यू करूँ कि ईरान के पास आपको क्या लगता है कितनी पावर, कितना एम्यूनेशन या कितने मिसाइल्स मौजूद हैं कि वो इसको सस्टेन कर पाएगा लंबे अरसे तक या नहीं? क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया कि 4 से 5 हफ्ते तक ये स्ट्राइक्स जो हैं जारी रहेंगी, या फिर ये भी स्ट्रैटेजी का एक प्लान हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईरान कोशिश की जाए कि ईरान के पास जितना भी मिसाइल्स मौजूद हैं, असलहा मौजूद है, उसको वो एग्जॉस्ट कर ले एंड देन प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके रिजीम चेंज की तरफ जाया जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिकन इस वक्त स्ट्राइक्स पे रिलाई कर रहे हैं। रजीम जो है वो आसमान से नहीं चेंज होता, उसके ग्राउंड के ऊपर आना पड़ता है। बिल्कुल। क्या अमेरिकन के पास ये करेज है कि वो ग्राउंड पे फोर्सेस भेजेंगे साथ उनके इसराइल के पास? तो मेरा ख्याल है इस तरह की कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही। और रजीम चेंज में इस वक्त तो हमें कोई अल्टरनेटिव लीडर भी नज़र नहीं आ रहा अपोजिशन का। अपोजिशन में डेमोन्स्ट्रेशन ज़रूर है, फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है ईरान में, मगर उसको कोई हमें एक कंसोलिडेटेड पार्टी या एक लीडर नजर नहीं आता। अगर रजा साहब पहलवी का जो क्राउन प्रिंस को अगर आप कहते हैं, वो तो अमेरिका में बैठा है, उसको तो शायद यहाँ को कोई इस वक्त एक्सेप्ट भी ना करे। ये दुरुस्त है कि पहले भी रिजीम चेंज होते रहे, मगर इस दफा ये रिजीम जो है बड़ा लेकिन ये जो जवाब डॉक्टर साहब पेश किया गया है कि जो ईरानी अवाम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन पर बहुत जुल्म हो रहा है, हम आएंगे, हम वहाँ की औरतों को भी आज़ाद करवाएंगे, अवाम को भी आज़ाद करवाएंगे, एंड देन साथ में ये कह देना कि ईरान क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी है तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इन दोनों में से कौन सी बात को फिर हम सच समझे कि क्यों किया गया? देखिए, मेरा ख्याल है, देखिए अगर तो ये रजीम को सिर्फ डीकैपिटेट करते मगर अस्पतालों पे और स्कूलों पे हमला ना होता तो शायद कोई बात बनती। अब तो पब्लिक इंटायरली डिफरेंट है। और क्या ईरानियन, एक मैं हैरान होता हूँ कि लोग ईरानियंस को मिसकैलकुलेट करते हैं, उनके इंटेलेक्ट को। ईरान एक बड़े मैच्योर सोसाइटी है और इस सोसाइटी को अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो इनके बहुत मैच्योर कैलकुलेटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगर आप देखें इसमें कि जी कि क्या ईरानियों को नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने रजीम चेंज किया लिबिया में, अफगानिस्तान में, इराक में, जो तीनों नेबरहुड है, एक तरफ उनके इराक है, एक तरफ क्या कहते हैं अफगानिस्तान। तो क्या रजीम चेंजेस से वहां स्टेबिलिटी आई, लिबरेशन आई कि अनार्की आई? तो लिहाजा ये कोई इतना अट्रैक्टिव स्लोगन नहीं है। हाँ, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ये रखते इंटेल का और वहां पे एक डेमोन्स्ट्रेशंस होती रहती है और ये स्ट्राइक्स ना करते तो फिर ये बात बन सकती थी। दूसरी तरफ आपका मैं आपका सवाल जो आपका मेजर है, आपका मैं मेन जो सवाल है उसका जवाब दे दूं कि कैपेसिटी टू फाइट। देखिए, ईरान डिफेंसिव वॉर लड़ रहा है, उसके पास उसने पिछले 10-12 महीनों में काफी अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाए होंगे और उनके अगर ड्रोन्स की तादाद तो मुझे नहीं पता पर डे क्या प्रोडक्शन है, क्या मिसाइल की है, मगर इतना जरूर है कि उन्होंने ड्रोन्स जो है पहले वो रशिया को भी सप्लाई करते रहे और ड्रोन बहुत चीपर वेपन है मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट। और अगर ये वो अपने मिसाइल इसी तरह 10 डेज मिनिमम 10 to 12 डेज इस तरह सस्टेन करते हैं उनकी स्ट्राइक्स में, तो जो इसराइल के और अमेरिकन के इंटरसेप्टर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स आएगी।
दूसरी तरफ ये तो आ गया आपको मिलिट्री एस्पेक्ट, दूसरी तरफ आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका B-52 से बॉम्बिंग तो कर सकता है, मगर क्या उनकी वो टनल मेड और वो जो हिडन उनकी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है उनको कहां तक डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी एक डिबेट है। कोशिश तो जारी कहा जा रहा है कि नतंज में एक मर्तबा फिर से अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से, अब से थोड़ी देर वो तो पहले डेली करेगा, वो तो डेली करेगा, बिल्कुल ठीक है, डेली करेगा। तीसरा आप इकोनॉमिक, तीसरा एक मिनट, एक आप इकोनॉमिक्स वाले पर्सपेक्टिव पे आ जाए। उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को, ईरान ने और एटलीस्ट गल्फ को स्टैंड स्टिल पे ले गया। जितनी आपकी ये सिटी स्टेट्स हैं जिनको आप स्मॉलर स्टेट्स ऑफ द गल्फ कहते हैं, एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया, उनकी तो इकोनॉमीज क्या थी, ऑयल पे थी, स्ट्रेट हार्मूज रुक गया, उनकी इकोनॉमी, उनकी एयरलाइंस थी वो सारी बंद पड़ी हैं। वो तो आप उस डिजास्टर में चले गए हैं कि उनको इससे निकलना उनके लिए मुश्किल होगा। तो आप कह सकते हैं कि ईरान ने अमेरिकन के पार्टनर्स और अलायंस पे भी हिट किया है। ठीक है, अगर वो एक फोर्सेस बन भी जाते तो उनमें किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया को ईरान के साथ लड़ाई कर सके, तो लिहाजा वो शोर यही बचाएंगे कि इस जंग को रोका जाए। तो इसलिए ये तीनों एस्पेक्ट से अगर आप देखते हैं तो प्रोलॉन्ग जो वॉर है वो ईरान के फेवर में जाएगा। एक पॉइंट डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, आपने सऊदी अरब का जिक्र किया है कि सऊदी अरब के पास वो कैपेसिटी है, एंड वी रिमेंबर, वी नो कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक मुआहिदा भी हुआ है कि जस्ट इन केस जब ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान जाएगा अपने बिरादर इस्लामी मुल्क में उनकी हेल्प आउट करने के लिए। तो आप कुछ ऐसा मंजरनामा बनते हुए देख रहे हैं कि यहाँ से भी हेल्प जा सकती है सऊदी अरब, एंड एट द सेम टाइम सामने ईरान मौजूद हो? मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे एनालिस्ट को शायद ये समझ नहीं आ रही, पैक्ट, ट्रीटी और एग्रीमेंट में फर्क होता है। ये एक एग्रीमेंट है ना, ये पैक्ट है, पैक्ट ना ट्रीटी है। तो इसमें एक मेन्यू है जहां पे हमें दोनों का कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा, वहां पे हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ये हमारे पे बाइंडिंग नहीं है कि हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में जाएं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन करे। तो लिहाजा हम देखेंगे कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सऊदीज भी समझते हैं कि ये हमारा नेबरिंग स्टेट है, इसके साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो लिहाजा हम उसमें शायद ना जाए। हाँ, अगर सऊदीज को जो मेजर थ्रेट है तो वहां हम जाएंगे। तो ये इस पैक्ट को, इस एग्रीमेंट को, म्यूचुअल जो डिफेंस एग्रीमेंट, इसको थोड़ा सा तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ये बाइंडिंग भी नहीं है और इस तरह नहीं है जिस तरह एनालिस्ट इंटरप्रेट करते हैं। That's why you are here, इसीलिए हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ताकि आप बेहतर तरीके से समझा सकें हमें इस एग्रीमेंट के बारे में। अच्छा, मैं ना यहाँ पे इस डिस्कशन के अंदर जॉन को इन्वॉल्व करना चाहूँगा, बिकॉज डॉक्टर साहब जहाँ आपने जिक्र किया है एक अदद ऐसी फोर्स का कि जो ईरान बन चुकी है पिछले, मैं तो कहूँगा चंद दिहाइयों से, बिकॉज इल्ज़ाम लगते रहे पहले एनरिचमेंट के, फिर इल्ज़ाम लगते रहे उससे डेवलप करने के, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में हमने देखा जो निकल के आया है लाखों बंदे मिलियंस मारने के बाद। जॉन, ये जो एस्पेक्ट है इस जंग का कि जहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है एक ऐसी आवाज़ को कि जो ऑलरेडी सबके कानों में पड़ चुकी है और सब लोग जानते हैं, ईरान के अंदर पहली बात इसको परसीव किस तरह से किया जा रहा है, और दूसरी बात कि ईरान सबसे ज़्यादा और सबसे करीब किस ऐसे स्टेट के साथ है कि जो आपको लगता है कि नेगोशिएशंस में सबसे पहले टेबल पे आएगा? देखिए, नेगोशिएशंस का तो मना कर दिया ईरान ने। अली लारजानी ने क्लियरली बोल दिया, IRGC ने भी क्लियरली बोल दिया कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, सिर्फ अटैक होगा और वो कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड। तो जो खातिमा अल अंबिया का बयान था वो अनइंटरप्टेड था। 10 वेव्स ऑफ अटैक्स अभी तक हो चुकी हैं। निगोशिएट नहीं करेगा ईरान मेरी नज़र में, क्योंकि बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा डायर है। आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट करना, उनको शहीद करना छोटी बात नहीं है। देखिए, एक मुल्क के अंदर जब 47 ईयर्स तक सैंक्शंस हो, जब 2 जंगें उनके ऊपर मुसल्लत की गई हों, जब उनके सामने जो कंट्रीज हैं, जो मुसलमान बरादर ममालिक जिनके या तो इसराइल के साथ अच्छे डायरेक्ट ताल्लुकात हैं या इनडायरेक्ट ताल्लुकात हैं, उनको जब चौकीदार को असला दे देंगे और कहेंगे जी अटैक करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क कॉम्प्रोमाइज करेगा अपनी नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को। और अगर कोई उम्मीद है सपोर्ट की तो पाकिस्तान से उम्मीद है। पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया ईरान का, क्योंकि पाकिस्तान एज अ सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और सॉवरेन है, पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा और डायरेक्टली भी, पॉलिटिकली और सोशली भी उसको सपोर्ट किया है। पिछली जंग में भी किया था, इस दफा भी हो रहा है। रशिया और चाइना की बातें होती हैं कि रशिया चाइना ने सपोर्ट किया
पिछली दफा नहीं किया उतना, लेकिन इस दफा कुछ इक्विपमेंट आया है रशिया की तरफ से और चाइना की तरफ से मेरी मालूमात के मुताबिक। तो ऑब्वियसली देयर आर सम कंट्रीज हु आर स्टैंडिंग फर्म विद व्हाट इज राइट। अच्छा, एंड ईरान इंशाल्लाह ताला ये बात अभी आपने जैसे बताया कि अनअबेटेड और बिल्कुल अटैक्स जो है कंटिन्यूस चलते रहेंगे, ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव होता है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी का। इसी क्वेश्चन के साथ मैं वापस डॉक्टर साहब के पास भी जाऊंगा, बट पहले मैं आपका पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप ईरान से बैठ के बता रहे हैं हमें ये चीज़, तो ईरान की गलियों में क्या चल रहा है और ईरान के लोगों में क्या चल रहा है हमारे लिए जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान, फाइनली डू यू सी पाकिस्तान ऑन द डिप्लोमेटिक स्टेज कि वो टॉक्स जो होंगी इवेंचुअली बात उस तरफ जानी है, तो पाकिस्तान उसके अंदर एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा होगा? बिल्कुल, इवेंचुअली जाहिर सी बात है, जब देखते हैं अगर वो आगे से कैपिचुलेट करते हैं और सरेंडर करते हैं अपने जो भी उनकी मसले मसाइल हैं उनको, तो जाहिर है टॉक्स आई थिंक तब हो सकती हैं। और आई थिंक पाकिस्तान इसमें एक अहम किरदार, पाकिस्तान तुर्की अहम किरदार निभा सकते हैं। कतर भी आई थिंक, जबकि कतर के अंदर भी बेस के ऊपर आल उदैद के ऊपर हमला हुआ है, फिर भी आई थिंक कतर भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व रहेगा। तो आई थिंक मीडिएशन की बिल्कुल कोशिश हो सकती है। लेकिन आप देखें ना, पिछला जो अटैक हुआ है, बावजूद रीजनल कंट्रीज के कहने के कि भाई नहीं करो, अटैक नहीं करो, जबकि कुछ मुल्क जो है वो पीछे से कह भी रहे थे कि कर दो, लेकिन बावजूद पाकिस्तान के और दूसरे मुल्कों के कहने के कि भाई आप नहीं करेंगे हमला, फिर भी उन्होंने हमला किया। तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती और ईरान इसके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी नजर में ये रिलेशन हमेशा से खराब थे और खराब ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब की तरफ में आ जाती हूँ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की जो राइट नाउ सिचुएशन है हम सब जानते हैं, एक तरफ अमेरिका है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ ईरान है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क भी है। हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ही टाइट रोप है जिसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा संभल कर चलना पड़ा। इसी वजह से बहुत ज़्यादा ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमें नज़र नहीं आई। अभी इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा जो उन्होंने आकर बस थोड़ी बात की है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी राइट नाउ बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से चलनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर किया है। ये गलत तो होगा कहना कि गवर्नमेंट ने स्टैंड नहीं लिया। पहले दिन ही हमें नजर आया 28 को इस पर स्ट्राइक्स होती हैं, उसके बाद फॉरेन ऑफिस की एक क्लियर स्टेटमेंट आई जिसमें हमने कंडेम्ड किया वायलेशन ऑफ ईरान सॉवरेनिटी और हमने कहा कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए और जंग को रोका जाए और जो डायलॉग प्रोसेस चल रहा था उसको सैबोटाज किया गया और गलत किया गया। साथ साथ हमने ये भी कंडेम किया कि ईरान ने जो ब्रादर मुस्लिम ममालिक पे उसका एक अपना व्यू है कि जो स्ट्राइक्स किए वो अच्छा नहीं किया। तो उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कंटिन्यूसली स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो इस जंग के अगेंस्ट है और जो ईरान की सॉवरेनिटी को इंटैक्ट और उसकी रिस्पेक्ट करने की तरफ कहते हैं। फिर जब लीडर खamenei साहब शहीद हुए तो उस पर भी हमारे लीडरशिप का बड़ा क्लियर स्टैंस आया। पाकिस्तान तो अपना डिप्लोमेटिक वेटेज और पॉलिटिकल वेटेज ईरान के बैगेज में डाल रहा है, डिस्पाइट ये कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन लेते हैं मगर हम अमेरिका के इस एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे और न करेंगे और इस वजह से हम बड़े क्लियर है इस चीज पे। और यही वजह है कि ईरानी लीडरशिप हमारे साथ इन टच भी है और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे से कांटेक्ट भी किया। तो लिहाजा पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है और हम इसमें जहां जरूरत होगी वो वहां पे आपने कैलकुलेट करें। दूसरी तरफ ये मत भूलें कि हम खुद भी एक स्टेट ऑफ वॉर में है। इस वक्त हम अफगानिस्तान में अपने आप को बचाने के लिए हमने अपनी पॉलिसी चेंज की है और मजबूरन हमने अफगान तालिबान की रजीम को चैलेंज किया और उनके ऊपर स्ट्राइक्स की हैं ताकि और टेररिस्ट की जो हाई रोड्स हैं उन पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो हमारी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो ईरान भी ये समझता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का रोल बड़ा कंस्ट्रक्टिव है और पाकिस्तान तुर्किया ये रोल प्ले कर सकते हैं और अगर ईरान चाहेगा न कि अब अमेरिकन की तो ख्वाहिश है कि हमने खamenei साहब को शहीद कर दिया, अब ये वॉर रोकी जाए क्योंकि उनके अंदाजे के मुताबिक ईरान तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पे तो कंप्रोमाइज कर चुका था। 27 की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर आप पढ़े तो ईरान ने कहा जो 60% अनरिच यूरेनियम हमारे पास है मैं वो भी दूसरी ये नहीं कि सर हम लोग डिप्लोमेटिकली सही जगह पे खड़े हैं इस वक्त और हम लोग इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। सर आप जैसे गेस्ट से तो दिल करता है बंदे का कि पूछते चले जाएँ और जॉन भाई जिस तरह ईरान से बैठ के हमें बता रहे हैं इस टाइम पे कि हमारा दिल करता है हम पर्सपेक्टिव लेते चले जाएँ और अपने व्यूअर्स तक ये सारी इन्फॉर्मेशन और इनसाइट पहुँचाते चले जाएँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच।
आपको हम जहमत देते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला अपने स्टूडियोज़ में भी होस्ट करेंगे आपको। और जॉन भाई, ईरान की स्ट्रीट्स में क्या चल रहा है और ऑन ग्राउंड ईरान में क्या सिचुएशन है, इसके बारे में हमें आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा एंड सी यू ऑन द अदर साइड। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और अब वक्त हो चुका है उस सेगमेंट का कि जिस सेगमेंट में मैं इस्लामाबाद से हो जाता हूँ मिसिंग और रूहानी तौर पे जिसम यहाँ छोड़ के परवाज़ करता हुआ कराची में सीधा रिदा आफ्ताब के पास पहुँच जाता हूँ। यानी कि हमारे पास वो सेगमेंट आ चुका है कि जो आपको न्यूट्रिशियस मज़ेदार खाने बनाना सिखाता है और हम सब इस्लामाबाद में बैठ के मज़ा लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आज हमारे सेगमेंट में आपकी बातें एंजॉय कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठ के हम मज़ा ले रहे होते हैं खाने का। ये पता नहीं कौन सा वर्चुअल आपका जो है ना रिदा और उनके किचन के साथ मामला चल रहा है। बारह जी, हम चलते हैं रिदा आफ्ताब की तरफ, उनसे जानते हैं उनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। मौसम मैंने सुना है कि कुछ तब्दील हुआ है कराची के अंदर, तो अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप, कैसा रमज़ान है और मौसम कैसा है कराची? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त गुजरे, पता भी नहीं चल रहा, ना सहरी के टाइम पे कभी ऐसा फील होता है कि भी रमज़ान है, ना अफ्तारी के टाइम पे, इसलिए कि मौसम भी बहुत अच्छा है और टाइम भी बड़ी तेजी से मतलब कराची का मौसम भी बड़ा अच्छा गुजरा, रिदा का रमज़ान भी अच्छा गुजरा। मेरी हंसी इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले जो कहा ना, ये कैसे वर्चुअल मजे हैं जो आप यहाँ पे बैठ के ले रहे हैं। एनीवे, हम जी वर्चुअल मजा लेना चाहते हैं किचन का कराची में, तो हमें बताएं आज क्या रेसिपी चल रही है, क्या हमारे लिए बन रहा है वहाँ पे? तो आज बना रहे हैं डायनामाइट चिकन, बहुत मज़ेदार सा, और इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी जो खीर बन रही है, ब्रेड गुलाब जामुन खीर बन रही है। अरे वाह, क्या बात है। डायनामाइट चिकन बन रहा है और इसके साथ साथ खीर बन रही है, वो भी गुलाब जामुन के साथ, उसका ट्विस्ट भी होगा। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आगाज़ कीजिए रिदा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो करेंगे, यहाँ पर हम, ठीक है जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यहाँ पर डबल रोटी के स्लाइस, ठीक है, ब्रेड के स्लाइस। ये मैंने मीठी वाली ली है ब्रेड, ठीक है। अगर आपके पास वो जो लेफ़्ट ओवर वाली डबल रोटी होती है ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ले ली ब्रेड के स्लाइसेस। इसके अंदर जाएगी यहाँ पर इलायची पाउडर, साथ में हम डालेंगे इसमें खुश्क दूध। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम नूरपुर का गाढ़ा दूध, ठीक है जी, बेहतरीन किस्म का, बच्चों को आप दे सकते हैं, चाय बना सकते हैं, मीठे बनते हैं, हर किसी के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर नूरपुर का गाढ़ा दूध, ठीक है जी, ये इसमें डालेंगे और बाकी को हम डाल देते हैं यहाँ पर, हमारे पास जो पैन है उसके अंदर डाल देते हैं। कॉफ़ी बनाए, चाय बनाए, हर किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि ये नूरपुर का गाढ़ा मिल्क है, ठीक है जी। ये हमने इसमें ये ले लिया। इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम, ये क्रीम है हमारे पास, ये इसमें डालेंगे नूरपुर की। ये देखें जी कितनी गाढ़ी वाली इनकी क्रीम है, बेहतरीन किस्म की, ये इसमें चली जाएगी। ये डालते हैं, पूरी हमने क्रीम इसमें डाल दी नूरपुर की। स्लाइस पर भी लगा के दे सकते हैं बच्चों को। अब बारी आई है यहाँ पर मक्खन की। ये देखिए जी, ये है हमारे पास बेहतरीन किस्म का जो प्योर होता है ना नूरपुर का बटर, वो हम लेंगे। ये इसको निकालते हैं और इसको डालते हैं ब्लेंडर के अंदर, ये डाल देंगे और साथ में ब्लेंडर को हम चला देते हैं। सुबह नाश्ते की टेबल हो या फिर आपका डिनर हो या फिर बच्चों का लंच हो, हर किसी के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत हुई तो हम पानी भी डालेंगे बाद में। मेरे हाथ हो गए थोड़े से ऑयली। अच्छा जी, अब हम इसको डाल देते हैं इसके अंदर और चम्मच चलाएंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूल्हे को हल्का कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी शामिल करूँगी। देखिए जी कितना गाढ़ा सा मिक्सचर इसका रेडी हो गया। अब इसको हम इसमें डालते हैं और इसका चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। साथ में इसमें डाल देंगे हम चीनी, इसलिए कि इसके साथ साथ ये पकता रहेगा। ये हमारा बटर जो है ना वो इसके अंदर ही डाल देते हैं। ये देखें, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप जब भी खीर बनाए, अगर 1 टेबलस्पून आप इसमें डाल देंगे नूरपुर का बटर, तो आप देखिए आपके खीर का टेस्ट कितने मज़े का होता है। आप ट्राई कीजिएगा। ये मैंने जब अपने घर में बनाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ।
अच्छा, इसको बस अभी पकने देते हैं जब तक इसका उबाल नहीं आ रहा। बाकी हम चिकन को भी साथ साथ में मैरिनेट करेंगे। हम बना रहे हैं जो डायनामाइट चिकन, उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हमने चिकन ले लिया। चिकन के अंदर जाएगा 1 अदद अंडा। अच्छा, मैंने थोड़ा सा चिकन में नमक लगा लिया था, इसलिए नमक लगा लिया था कि चिकन ज़रा हमारा टेंडर भी हो जाएगा और दूसरा नमक अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 1 अंडा ले लेते हैं। अंडे के साथ इसमें जाएंगे बाकी के मसाले। इसको थोड़ा चम्मच चलाते हैं ताकि ये गाढ़ा हो जाए। अच्छा जी, अब जब तक ये उबाल आ रहा है तो हम इसमें डालते हैं बाकी की चीज़ें। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा नमक, साथ में हम इसमें डालेंगे यहाँ पर लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें चिली सॉस भी डाल देते हैं। और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। इसके अंदर जाएगा हमारे पास यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लावर, ठीक है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना। पेपरिका डालेंगे इसके अंदर, पेपरिका पाउडर भी नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने पेपरिका लेना है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉर्नफ्लावर और मैदा है। फिर हमने इसको करना है डीप फ्राई करना है। सही, कॉर्नफ्लावर और मैदा लेंगे। ये मेरे पास है मैदा, इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं रखती हूँ फ़िलहाल साइड पे। और एक हम लेंगे पैन जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। अब इसको फ्राई करके हमने निकालना है। तो यहाँ पर हम लेंगे, हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। डीप फ्राई, शैलो फ्राई, पराठे, कोरमा, बिरयानी जो आप बनाना चाहें, इसलिए कि इस पे सदियों से हमारी माओं का एतमाद है, इसीलिए तो कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा। यहाँ पर हम लेंगे जो इसकी सॉस हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ चिली सॉस, ठीक है। चिली गार्लिक सॉस है, ठीक है। चिली गार्लिक सॉस के साथ इसमें जाएगी मायोनीज़ डालते हैं। मायोनीज़ के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन के साथ इसमें डालेंगे ऑरिगानो। और हम लेंगे यहाँ पर नूरपुर की गाढ़ी क्रीम, इसके अंदर डाल देते हैं नूरपुर की गाढ़ी क्रीम। ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है, बेहतरीन किस्म का ये हमारा रेडी हो जाएगा इसका जो सॉस है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी और मज़े वाली ये जो है हमारी सॉस जो है रेडी होगी। अब चिकन को निकालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे। इसको चेंज करते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाह, अभी टेंशन नहीं होगी, आराम से ये यहाँ पर पकता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम फ्लेम भी वो कर लेते हैं, ये आराम से पकता रहेगा, सही है। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर चिकन को करना है फ्राई। थोड़ा सा हमने लिया था, यहाँ पर हमारे पास था डालडा कुकिंग ऑयल जिसका इस्तेमाल किया, वो हमने इसमें डाला। थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैंने इसको चूल्हे को नीचे किया। अब इसके अंदर डालते हैं चिकन के पीसीज और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम निकालेंगे, फिर इसको कोट करेंगे हम यहाँ पर जो हमने सॉस बनाई है। और आज हमने जो इस्तेमाल किया यहाँ पर हमारे पास जो थी यहाँ पर नूरपुर की क्रीम, और उसके साथ हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर बेहतरीन किस्म का यहाँ पर इनका मिल्क और साथ में बटर। ये फिर निकालेंगे डिश के अंदर, थोड़ा जब तक ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर चिकन को फ्राई करके निकालते हैं और उसके बाद हम इसको सॉस के अंदर डिप करेंगे, फिर हम इसको निकाल देंगे। अच्छा, ये अभी आपको नज़र आ रही थोड़ी सी पतली, लेकिन ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें ब्रेड डली हुई है, तो इसलिए हम इसको इसी तरह से इसमें रख रहे हैं। ये जब तक चिकन भी हमारा फ्राई हो रहा है,
इसको नीचे। अब गुलाब जामुन को इसके अंदर डालते हैं। आप चाहें तो साबुत डाल दें, आप चाहें तो इसको कट करके डाल दें, इस तरह से। ये जाएगी इसके ऊपर जाएगा चांदी का एक वर्क। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी पीसेस नहीं लगाते इसके, चांदी के वर्क के, थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए ये भी हो गया। अच्छे से इसको आपने क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। वो ना हो कि बीच में से कच्चा रहे। और इसी से निकालते हैं। अच्छा जी, अब ये फ्राई हो चुका है, इसका कलर बड़ा अच्छा सा आ गया है, ये देख लीजिएगा चिकन का। अब इसको निकालते हैं थोड़े थोड़े पीसेस करके। जो ज़्यादा डार्क है उसको पहले निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको कोट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सॉस जो इसकी रेडी की हुई है उसके अंदर डालेंगे। चलो ये हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो सॉस रेडी करके रखी है इसके अंदर डालते हैं। मज़ेदार सी इसकी सॉस, बाकी को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। बेहतरीन किस्म का हमारा यहाँ डायनामाइट चिकन जो है रेडी हो गया। क्रीमी क्रीमी सा आपको नज़र आ रहा है, इसलिए कि इसके अंदर हमने डाली थी यहाँ पर आपके सामने नूरपुर की क्रीम। चले जी, अब इसको डिश आउट करते हैं। इस तरह से आपने एक सैलड लीव रख लेना है इसके अंदर, और इसके अंदर जाएगा हमारा चिकन। ये आज की रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे चिकन, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन आपको नज़र आए। अच्छा, ज़रा गरम आप ना डालिएगा, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं, हमने गरम गरम इसके अंदर डाल दिया, लेकिन गरम आप ना डालिएगा, थोड़ा ठंडा करके आपने इसके अंदर डालना है। आपको कैसे लग रही है हमारी ये हमने उसकी जो कुकिंग की जो भी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको कैसी लग रही है, तो आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। चलिए जी, ऊपर जाएंगे यहाँ पर थोड़े से सेसमी सीड। ये हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपीज़ थी। अरे वाह वाह, क्या बात है यार। डायनामाइट चिकन, मुझे कहते हैं डिश याद आ रही है जिसको पटाखा चूचा भी कहते हैं, लेकिन आई मुझे डायनामाइट याद आ रहे हैं, डायनामाइट चिकन में, लेकिन आई एम श्योर उनका जो सॉस है ना वो बहुत मजे का लग रहा है, लेकिन जो खीर है ना उनके आगे थोड़े फीके लग रहे हैं। थैंक यू सो मच रिदा, बहुत ही मजे का लग रहा है देखने में, एंड आई एम श्योर डिलीशियस भी बहुत ज़्यादा होगा। आई विश कि हम यहाँ पर भी आपके खाने को टेस्ट कर सकें, लेकिन कराची की टीम एंजॉय करे। और थैंक यू सो मच तमाम देखने वाले, आज भी आपने सीखा है कि किस तरह से आप नया खाना या नया मेन्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी इफ्तार दस्तरखान के अंदर, या फिर अगर आप चाहते हैं सहरी के अंदर। और अब तो दावतें भी शुरू होने वाली हैं, तो आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। और ईद मिलन पार्टीज आ रही हैं, बड़ा माहौल आ रहा है जी। खाने के ऊपर सारा फोकस होता है, ईद मिलन पार्टीज में भी खाने के ऊपर फोकस रखते हैं। बाला जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, हम ब्रेक से आएंगे वापस तो करेंगे बात मजीद, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। लाहौर, इस्लामाबाद और उनके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब 12वां रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा अशरा शुरू हो गया है और पता ही नहीं चला, जो हम हमेशा कैजुअली बात कर रहे होते हैं, वाकई में पता नहीं चला, सिवाय इन 2 दिनों के जो हम सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, या ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। और क्योंकि ये दूसरा अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कीजिए। आज हम आपकी सेहत के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, और सेहत के बारे में हमने बात इस लिहाज से करनी है कि रोज़े के दौरान आपको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, समटाइम्स थकावट भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है, फिजिकल मेंटल। एग्जैक्टली। तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, या फिर ये पार्ट एंड पार्सल है रोज़े के प्रोसेस का, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ आगा अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थकन है आपको आज? पता नहीं, कमज़ोरी तो महसूस नहीं हो रही। असल में बहुत सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं इस बात से कि आपकी ज़हनी कैफियत क्या है। अगर एक चीज़ आप तय कर लें कि ये वो काम है जो मुझे ही करना है, कोई नहीं करेगा, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता,
थकन किस बात की? हिम्मत आ जाती है, खुद ब खुद हिम्मत आती है। एक्सेप्ट क्या कर बात लेते हैं। है, अच्छा क्या आगा बात साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये थकावट हो या कमज़ोरी, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस रोज़ा प्रोसेस, ये होना भी ज़रूरी है एक वक्त के लिए, ऐसा ही है? बिल्कुल ज़रूरी है। और जो वजाहत की साहब ने वो बहुत अच्छी की कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्योंकि चेंज हो रहा होता है और 15 रमज़ान के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी होती हैं, लिहाजा फिर वहाँ पर एक नई सारी सिलसिले शुरू होते हैं थकन के, तमाम चीज़ों के। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ऐसे ही मौके पर जब थकन शदीद हो जाती है, 20वां रोज़ा आ जाता है और 21वीं शब शुरू हो जाती है, बिल्कुल। फिर वहाँ पर अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की नेमतों की बारिश होने लगती है। तो हम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के साथ कि वो हमारी तवानाई बहाल रखेंगी और थकन नहीं होने देंगी जिस्म में? अच्छा, आपके ख्याल में जब आम तौर पे इफ्तार हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चटनी का रिवाज है? जी जी बिल्कुल। मैं आपसे अर्ज करूं कि चटनियों का रिवाज है। तो वो जो हरे धनिए पुदीने की चटनी है, अगर उस चटनी में आप 1 चमचा ड्राइड मोरिंगा पाउडर डाल दें, पत्तों का वो डाल दें, सूखे हुए पत्ते, तो उसमें मिक्स करके आप वो खाने के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। बेहतरीन तरीका है मोरिंगा खाने का और बेहतरीन तरीका है अपनी एनर्जी को बेहतर करने का। रेहान के नाम से एक जड़ी बूटी भी आती है, रेहान कहते हैं, न्याज़बो कहते हैं जिसको। न्याज़बो इज डिफरेंट थिंग। अच्छा, न्याज़बो कैमोमाइल है, अच्छा, रेहान जो है वो तुलसी है। अच्छा, ये दो अलग अलग चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो है ये आम तौर पे जो साउथ इंडियंस हैं वो लोग इसे सेम की फली के नाम से जानते हैं, सेम की फली, और वो छील करके उसकी आप कहते हैं फली, क्या दाल में वो डाल करके छोटे छोटे टुकड़े, वो आम तौर पे इस्तेमाल किया। साउथ इंडियन डिश है ये। मेमल्स जो है इसको एक उनके पास मखसूस डिश है, ढोकरे कहते हैं उसे, और सर्दियों में अक्सर मेमन फैमिलीज खाती हैं, उसके अंदर भी वही डलते हैं। जो इसकी जड़ें होती हैं उसका अचार बनता है, और ये अचार पंजाब की एक रिवायत है, बहुत अच्छा ये बनता है। जहाँ तक मोरिंगा का ताल्लुक है, इसके बारे में आपने क्योंकि छेड़ दी बात, तो मैं दरख्वास्त कर लूँ कि वो लोग जिन्हें कभी भी गुर्दे का कोई मर्ज रह चुका है या वो किसी गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं, उन्हें मोरिंगा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ओके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हम तो उसकी क्वालिटीज़ में बता रहे होते हैं कि अगर आप 1 ग्राम जो है वो मोरिंगा खाएंगे तो वो 4 केलों के बराबर आपको पोटेशियम देगा। तो भाई मैं केला खाने की इजाज़त तो गुर्दे के मरीज को नहीं दे रहा, तो मैं 4 केलों की पोटेशियम जो है वो क्यों खिलाऊं? पोटेशियम इज नॉट गुड फॉर किडनी पेशेंट। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो रमज़ान के महीने में हम करें, उससे हमें थकावट और कमज़ोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा महसूस ना हो, हम रोज़मर्रा के काम तो कर सकें सही तरीके से? मेरी दरख्वास्त है कि 2 चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं, जिसे तुख्म वालंगा तुख्मरे कहते हैं, वो चिया सीड, ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर इनके साथ कोई शरबत इसमें डाल दिया जाए, यूज़ भी किया कुछ ना हो, हाँ, गुड़ ही हो, बिल्कुल, तो वो डेफिनेटली इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह सहरी में अगर इस्तेमाल करें तो सारा दिन ताजगी का एहसास रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि सुबह के वक्त जितनी ज़्यादा आप सहरी में तली हुई चीज़ें खाएंगे उतनी ज़्यादा प्यास और थकन का उनसर बढ़ जाएगा। सुबह के वक्त अगर दही का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बेहतर है, लेकिन खुदा के लिए दही के साथ वो जो चिया सीड है वो मिला के ना खाइए। तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। आज के दिन भी 12वें रोज़े को भी हमने आपको बताया है आगा साहब के थ्रू कि किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, और स्पेशली वो लोग जिनको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है या थकावट पूरा दिन रोज़े के दौरान महसूस हो रही होती है, सहरी में क्या क्या आपने वेरिएशंस करनी है वो आगा साहब ने आपको बता दिया है। अब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, और मैं चाहता हूं कि पूरी एनर्जीज के साथ अभी भी और बाद में भी आयशा को तंग करता रहूं। आप ब्रेक से वापस ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बारी है उस सेगमेंट की जिसमें हम बात करते हैं कि बच्चे किस तरह से अपनी इर्द गिर्द की ज़िंदगी को परसीव करते हैं, वो तमाम आइडियाज़ जो हमारे लिए तो शायद आसान हैं और हमने अपने मुताबिक उनको अंडरस्टैंड किया हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए वो बिल्कुल नए आइडियाज़ हैं। उनको किस तरह से समझाना चाहिए, स्पेशली अगर हम इस वॉर के पर्सपेक्टिव में देखें जो इस वक्त हमारे ख़ित्ते के अंदर चल रही है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो, ईरान का मामला हो, खामनाई की शहादत का मामला हो। तो शाह हुसैन की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज उनके सवाल।
बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल अंकल रायशा आंटी। अस्सलाम रमज़ान। मेरा नाम है शाहहुसैन और आज मैं और डॉक्टर खुरम आपके साथ फिर आए हैं एक बहुत सीरियस टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक एक शख्सियत के बारे में जिनकी पासिंग की वजह से इतने ज़्यादा लोगों को उदासी हुई है और उन शख्सियत का नाम है आयतुल्लाह अली ख़ामनाई। तो अब हम डॉक्टर खुरम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुरम। वालेकुम अस्सलाम शाहहुसैन, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर खुरम, जिस सवाल से मैं आज शुरू करना चाहूँगा वो ये है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की पासिंग की वजह से इतने ज़्यादा लोगों को क्यों उदासी हुई है, इवन पाकिस्तान में, इवन तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। पहली तो आयतुल्लाह ख़ामनाई की बड़ी प्यारी बात थी, वो नहीं चाहते थे कि बच्चे जंगें देखें, और बच्चों ने जब भी उनसे नसीहत मांगी तो वो ये चाहते थे कि बच्चे पढ़ें, फिर अपने माँ बाप की खिदमत करें, फिर दुनिया की खिदमत करें, और जब बूढ़े हो जाएँ तो फिर वो शहादत या जिहाद करें, जो वो चाहते थे कि असल में ज़िंदगी इसी पे वक्फ करें। तो ये तो सबसे पहली बात हमारे सामने आ गई कि वो बच्चों को ऐसी कायनात, ऐसी दुनिया नहीं देख के जाना चाहते थे। आपको बड़ी हैरानी होगी ये सुन के कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर वेपन्स के ख़िलाफ़ उनका फतवा था। अच्छा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो साम्राज्य कुव्वतें, इंपीरियल फोर्सेस को आयतुल्लाह ख़ामनाई, साम्राज्य का क्या मतलब होता है? इंपीरियल फोर्सेस, ऐसे ममालिक जो कमज़ोर ममालिक के ऊपर अपनी डोमिनेंस और अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, गो के वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर हों, उनको मुख्तलिफ तरह के सैंक्शंस लगा के उनके ऊपर मुआशी बोझ डाल के वगैरह। तो आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ये फतवा दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स हराम है और इनसे इंसानियत को नुकसान पहुंचेगा। तो शायद वो कुव्वतें जो हिरोशिमा नागासाकी में ऑलरेडी ये बॉम्ब चला चुके थे, उनको ये बातें नागवार गुजरती थी। दूसरा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई एक ग्लोबल फिगर थे रेजिस्टेंस का। जब पूरी दुनिया ने एक कत्ताल देखा फ़लस्तीन में, तारीख़ में शाहहुसैन सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी जंग में शहीद हुए तो वो फ़लस्तीन है। 28,000 वुमेन इसराइल और US 1000 सिर्फ ख़ातीन फौत हुई। उसके ख़िलाफ़ जो वाहिद शख्सियत जिनका वो मुल्क भी नहीं था लेकिन वो उनके दिफा के लिए खड़े हुए, वो आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं, जिन्होंने फुल उनके लिए रेजिस्टेंस की आवाज़ उठाई। और अभी बाकी ममालिक वो सब देख चुके हैं, वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, डेनमार्क को कैसे थ्रेट किया गया साम्राज्य कुव्वतों ने। तो आयतुल्लाह ख़ामनाई उनके सामने एक प्रैक्टिकल दीवार खड़े हुए थे, और उन्होंने ये सब अपने घर से सीखा। जब वो 19 अप्रैल 1939 को मशहद में पैदा हुए तो उनका घर बहुत गरीब घर था। तो आपको हैरानी होगी कि उनके आने और उनके बाद तकरीबन 46 ईयर से ईरान पर सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस क्या होती हैं? पाबंदियां हैं। ईरान किसी से ट्रेड नहीं कर सकता, ईरान के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, ईरान किसी को ऑयल बेच नहीं सकता, और ये सैंक्शंस हैं लगाई गई हैं ताकि वो पावरफुल ना हो जाए। उन सैंक्शंस की वजह से ईरान फिर भी इतना ज़्यादा वो रहा, और कहते हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनाई ने बचपन में इतनी भूख देखी थी, वो एक फ़कीर नुमा बाप के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, जहाँ पे उनकी तरबियत हो गई थी कि अगर आगे उनको मुल्क चलाना पड़ा जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी हों तो वैसे मुल्क को चला सकें। और वो इतने छोटे घर में थे कि उनके वालिद से जब लोग सवाल पूछने आते थे तो ये लोग बेसमेंट में चले जाते थे कि जगह ही नहीं होती थी। ईरानियन रेवोल्यूशन उनके सुप्रीम लीडर बनने से पहले हुआ था? हाँ, उनके सुप्रीम लीडर, फिर वो सदर बने, और सदर बनने के बाद वो सुप्रीम लीडर बने, और सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन्होंने ईरान, वो कब सुप्रीम लीडर बने थे? 1989 में। तो वो सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान ने तकरीबन 50 इयर्स लेट्स से हो चुके हैं, आधी सदी गुजर चुकी है, उस पर सैंक्शंस हैं, लेकिन उन्होंने ईरान को सियासी तौर पे सबसे बढ़कर उनको मिलिट्री तौर पर इतना फॉरवर्ड लुकिंग रखा हुआ है, गो कि वो किसी से ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन ईरान में आज भी हालात बहुत ही और मैंने भी एक बात सुनी थी जो बताती है कि वो ईरान के साथ कितने लॉयल थे। आपको पता है कि जिस साल से जब वो सुप्रीम लीडर बने थे 1989 से, उसके बाद उन्होंने एक भी दफ़ा अपना कंट्री नहीं छोड़ा। वो उन सारे साल जब वो सुप्रीम लीडर थे अपने कंट्री में ही रहे थे, और द लास्ट टाइम ही स्टेप फुट इन अ फॉरेन कंट्री वो तब था जब उन्होंने चाइना का टूर किया था अपने सुप्रीम लीडर बनने से पहले। एग्जैक्टली। और उन्होंने इस ईरान को जिस शेप में, जिसको ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं, इसके लिए बहुत कुर्बानी भी दी। वो 6 दफ़ा जेल गए, उनको कई दफ़ा उनके मेन शहर से जेल क्यों गए? क्योंकि वो उस ज़माने के मोनार्क, उस ज़माने के बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे कि वो लोगों की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेता है। वो वैसे ही एक रेवोल्यूशनिस्ट की तरह थे। हाँ, और वो 6 दफ़ा जेल गए, और आपको पता है कि इवन जब वो पावर में आ गए तब भी उन्होंने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट काटी। पाकिस्तान और ख़ामनाई का एक बहुत अहम ताल्लुक ये भी है कि मार्च 1986 में उन्होंने एक इलामा इकबाल कॉन्फ्रेंस कराई थी, जो कि हमेशा ईरान में याद रखी जाती है और पाकिस्तान में भी याद रखी जाती है, जहाँ पर उन्होंने एक तकरीर की थी कि इकबाल मशरिक़ का रोशन सितारा, कि मैंने इकबाल के एक शेर पर पूरा ईरान खड़ा किया है। उन्हें भी इकबाल पसंद थे। उन्हें इकबाल इतने पसंद है कि इकबाल के 2000 अशार आते थे, और वो कहते थे ये रिलायंस, मैंने ये सीखा है कि ईरानी तहजीब को
ख़तरा है मगरिब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से कि ये हमसे सिर्फ ईरान की बॉर्डर्स हमारे पास रह जाएंगे लेकिन ईरान की सकाफत, कल्चर, हमारा मज़हब सब ले लिया जाएगा। मगर ये बात तो बनती है कि उन्हें इकबाल पसंद थे, क्योंकि इकबाल के ज़्यादातर जो शेर हैं वो फ़ारसी में, और आयतुल्लाह ख़ामनाई की जो ज़ुबान थी वो भी फ़ारसी थी, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा अशार याद भी था। और इकबाल ने भी कॉलोनियल दौर देखा और वो भी देख रहे थे कि शाह ईरान का दौर भी कॉलोनियल दौर है, उसमें ईरान की स्पिरिट, वहाँ के लोगों का मज़हब, इस्लाम को पीछे हटाया जा रहा है और हमारी सकाफत हमसे छीनी जा रही है। यानी हमें क्या मतलब होता है? सकाफत यानी कल्चर, और हमें नई तरह से कॉलोनाइज किया जा रहा है। जैसे इकबाल के दौर में, इकबाल हमें फिजिकली तो हम कॉलोनाइज हो गए थे कि हमारे ऊपर एक ब्रिटिश मास्टर्स थे, तो इकबाल रोज़ शायरी करते थे कि हमारे जहन कॉलोनाइज ना हो जाए, हमारे जहन के अंदर कहीं हम जहन में कहीं हार ना जाएं। यही एफर्ट आयतुल्लाह ख़ामनाई ने वहाँ पर की और ईरान को जिंदा रखा। ईरान डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ एक एलाय भी था। हम एक तरह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं कि दुनिया में जितने भी मजहबी मुस्लिम ममालिक हैं, ईरान यकीनन उनमें शामिल है। दूसरा कि ईरान और पाकिस्तान ज़रा थोड़े करेजियस समझे जाते हैं, ज़रा बहादुर, इकबाल के शाहीन की तरह है ना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना वाले ममालिक हैं जो हरारत, एक वार्मथ रखते हैं। और अभी जब हमने इसराइल ने जब फ़लस्तीन पर हमला किया तो हमने देखा कि ईरान फोर फ्रंट पर थे और यकीनन पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाए रखी, लेकिन ईरान ने उससे पहले भी अपने मिसाइल्स चला के अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि हम दुनिया में होने वाली ये जो सख्ती है, ये जो फ़लस्तीन पर हमला है, इसको नहीं मानेंगे। उसके पीछे भी ख़ामनाई की वो खुद मुख्तार पॉलिसी मौजूद थी, तो उन्होंने शहादत ली और अपने खून से मट्टी को धोया ताकि जालिमों को देखना आसान हो जाए कि इस वक्त के जालिम वही हैं जो एप्स्टीन फाइल्स में हैं, वही हैं जिन्होंने फ़लस्तीन में 28,000 औरतों को मारा है। आज वो ईरान की औरतों का बहाना लेके ख़ामनाई के पीछे थे, लेकिन ख़ामनाई एक ऐसे आदमी थी मेरे ख्याल है जिनकी लेगेसी अभी बहुत अरसा चलेगी, क्योंकि पूरी दुनिया के रेवोल्यूशनरी फोर्सेस, पाकिस्तान के कई, इवन जो हम उन्हें बड़े प्यार से सुर्खे दोस्त कहते हैं, वो भी बेताब हैं कि एक रेवोल्यूशनरी आदमी जो साम्राज्य, कॉलोनियल पावर्स के आगे खड़े थे, आज वो चले गए लेकिन उनकी लेगेसी जारी रहेगी। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम। ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने बात की आयतुल्लाह ख़ामनाई के बारे में, उनका रोल ईरानियन रेवोल्यूशन और सारी ऐसी बड़ी चीज़ों में, और क्यों वो एक इतने इंपॉर्टेंट इंसान थे और उनके जाने की वजह से क्यों इतना बड़ा फ़र्क पड़ा आज की जनरेशन में। कल हम आपको मिलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह जी जनाब, इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, स्पेशली ईरान पर जो अटैक किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर एक मंदी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि बदतरीन मंदी देखी जा रही है तारीख़ की। और PSX 100 इंडेक्स जो है वो कारोबार के दौरान 13,209 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,54,852 की सतह पर आ गया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि अगर हम दुनिया की बड़ी मार्केट्स देखें वहाँ पर भी शदीद मंदी देखी जा रही है, जिसमें जापान का कई इंडेक्स शामिल है, साउथ कोरिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर मंदी देखी गई है, स्पेशली दुबई के अंदर भी मंदी देखी जा रही है, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। इस पर बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और क्या प्रिडिक्ट करेंगे या फिर वो क्या एडवाइस करेंगे लोगों को मौजूदा सूरत हाल के बारे में। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि ये जो इस वक्त हम शदीद किस्म की मंदी देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एक तो फैक्टर हम सब जानते हैं कि ये जंग है, दूसरा क्या ये भी हो सकता है कि इब्तदाई तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो तेज़ी से एग्जिट ले रहे हैं सूरत हाल को देखते हुए, या फिर और भी कोई रीज़न हो सकती है इसकी? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ऑफ कोर्स ये सारे रीजंस जो आपने गिनवाए हैं प्रीटी मच ये सेम रीजंस ही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ऑफ कोर्स वॉर है जो इजराइल US ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और ईरान का रिस्पांस जो पूरे रीजन में फैला है। और जो मिडल ईस्टर्न रीजन है, आपको पता है ये ऑयल एंड गैस का हब है, और तकरीबन कोई 20% ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये जो एक पूरी पट्टी है समुद्री, यहाँ से तकरीबन 20% ऑयल और 30% गैस दुनिया की जो है वो फ्लो करती है, और सारी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जाती है। इसके अंदर चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जापान है, पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है। और आपको ये भी पता है कि सऊदी अरेबिया जो है उसका 90% जो एक्सपोर्ट है वो इस रीजन से जाता, इस जो है वो स्ट्रेट से जाता है टुवर्ड्स एशिया। और उसमें UAE भी है, उसके अंदर कुवैत भी है, उसके अंदर कतर भी है। आप गैस कह लें, LPG कह लें आप, या फिर आप जो है वो क्रूड ऑयल कह लें, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कह लें जिसमें पेट्रोल डीजल शामिल हैं, ये सारे जो है ये सारी प्रोडक्ट जो है वो इस तरफ जाती है एशिया। और आपको पता है एशिया
मोस्ट ग्रोइंग रीजन है पूरी दुनिया का, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड हैं वो इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स में, खासकर चाइना में, खासकर इंडिया में, खासकर पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मार्केट आपको पता है टॉप 2 मार्केट्स में रही लास्ट ईयर भी, और इस साल भी पाकिस्तान जो है वो टॉप में आ रहा था अंटिल दिस हैपेंड। तो आई थिंक ये ओवरऑल जो है इम्पैक्ट वही एक फियर फैक्टर है, अनसर्टेनिटी है। और देखें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ मार्केट्स बंद भी की गई हैं, कुवैत की मार्केट बंद की गई है, इवन यूएई की मार्केट 2 दिन के लिए बंद है, और दूसरी मार्केट्स बंद की गई हैं इस एंटिसिपेशन में कि 2-3 दिन में इसका कोई रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे आपने देखा है स्टेटमेंट्स सदर ट्रंप की तरफ से आई हैं कि जी अभी कंटिन्यू करेंगे और अभी तक जो है जब तक ईरान मान नहीं जाता। तो आई थिंक ये इतना आसान नहीं है ऑफ कोर्स, और हमारे ऊपर भी वही इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें इस वॉर के लंबे देर सस्टेन करने की और उसकी वजह से मार्केट में हमें ये बिहेवियर नज़र आ रहा है, बिकॉज जब तक इनसाइडर टिप्स इस तरह के ना हो या डिस्कशंस ना हो कि जिनमें कोई टर्म का जो कि है वो कर लिया जाए फैसला कि कितनी देर के लिए जंग चलेगी या कितनी देर के लिए प्रॉब्लम सस्टेन करेगा, हमें ये फ्लक्चुएशंस ऐसी नज़र आती नहीं है यूजुअली मार्केट्स में। तो 400 ड्रोन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है दिन के ईरान। क्या आपको ये लग रहा है कि वॉर अगर सस्टेन हुई तो हम लोग एक अदद प्रॉपर बिजनेस के शिफ्ट को देखेंगे फिर हमारे जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसके अंदर? जी देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी ये जो फिजा है गैर यकीनी की, ये इतना आसान नहीं है इसको असेस करना। और अभी देखें, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हुआ है, अभी तो इंश्योरेंस कॉस्ट अभी पता नहीं चल रही क्या होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसके बारे में बड़ी डिस्कशंस हैं। सप्लाई डिसरप्शन हुई है 20% से एकदम से रुक जाना, तो आपको पता है पूरी दुनिया पर हिल जाती है। तो ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस को देखा जाता है कहाँ से जो है वो कितना प्रोडक्ट मिल सकता है, और खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में आपको पता है पॉलिटिकल इकोनॉमीज भी हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्रॉस द बोर्ड मैसेस पे होता है। तो डेफिनेटली ये आगे जाते हुए ये पूरी डायनामिक्स चेंज कर सकता है। अगर कंटिन्यू होता है तो मिडिल ईस्ट की पूरी डायनामिक्स चेंज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 6 बड़ी इकोनॉमीज हैं आपको पता है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये इस अच्छा सर, ये ऑयल जो है वो एक डेंस एनर्जी है, और हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एनर्जी डेंसिटी पे ही चलती है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं फिलहाल। तो जब हमें बिजनेस का शिफ्ट नजर आएगा तो क्या फोकस फिर दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ेगा? कासा 1000 एक साइड पे थी लेकिन टॉपिक बाद में ठंडा हो गया, कुछ खास उसकी तरफ तवज्जो नहीं नजर आती। इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स हमें क्या तेजी से फिर प्रोग्रेस करते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये अब रियलाइजेशन हो रही है। आई थिंक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, ये दिस इज एनफ फॉर द वर्ल्ड टू रियलाइज, एटलीस्ट आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जी अब ऑल्टरनेट ढूंढें, क्योंकि ऑल्टरनेट्स नहीं होंगे और एक छोटी सी जगह अगर कोई बंद कर देगा तो आप देखें कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। डेफिनेटली ये चीजें जो है वो अब कंसिडरेशन में आएंगी। खुर्रम साहब, ये रियलाइजेशन पिछले चंद सालों से हम वैसे गल्फ कंट्रीज में देख भी रहे थे, क्योंकि वो अपनी डिपेंडेंस जो है वो ऑयल से हटाकर टूरिज्म खास तौर पर या फिर डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा कर रहे थे। वो सऊदी अरब हो, यूएई की बात कर लें, दुबई से स्टार्ट हुआ है, देन अबू धाबी एंड शारजा और बाकी जो उनकी स्टेट्स है वहाँ पर भी शुरू हो गया। बट एट द सेम टाइम टूरिज्म हो या डेवलपमेंट सेक्टर हो, ये भी बहुत ज़्यादा रिलाय करता है कि कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी है उस रीजन के अंदर, और वो हमने चंद सेकंड्स के अंदर या चंद घंटों के अंदर उसको हमने उड़ते हुए देखा भी है। आपको लगता है कि टूरिज्म, डेवलपमेंट सेक्टर ऑयल से निकलकर उस तरफ डिपेंडेंस गई थी, अब डिपेंडेंस कहीं और ढूंढनी पड़ेगी, स्पेशली उस रीजन को? देखिए, आप जो बात कर रही हैं वो ऑयल रिच इकोनॉमी जो है वो अपना रेवेन्यू मिक्स जो है वो डाइवर्सिफाई कर रही थी या कर रही है, और वो इसलिए कर रही थी कि उसको ये पता था कि ऑयल ही डिपेंडेंट जो है, मैं ऑयल पे ही डिपेंडेंट ना हो। तो वो एक डिफरेंट डायनेमिक है कि जी मुझे अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटाना है, क्योंकि ऑयल आगे जाते हुए थोड़ा इररेलेवेंट होने जा रहा था, क्योंकि ऑल्टरनेट्स जो है वो आना शुरू हो गए थे मार्केट में। सोलर एनर्जी है और दूसरे ऑल्टरनेट्स हैं, ग्रीन एनर्जी, और ऑल्टरनेट्स के अलावा भी वैसे भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गए जिसकी वजह से ऑयल शायद इतना रिलेवेंट ना रहता या ना रहे, जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंस ये थी कि जी ऑयल प्राइसेस नीचे जाती जाएंगी तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बड़ी चीजें ये देखें ना, हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स हैं तो सही, हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स हैं तो सही, बट अगर हम अभी की बात करें, और हमारी दुआ है, आपकी भी दुआ है, हम सब की दुआ है कि शॉर्ट टर्म में मामला सेटल हो जाए। इंसानी जानों का बड़ा एक टोल है जो होगा इस वॉर में, अल्लाह पाक ना करे कि ऐसा हो, बट करंटली 8 रुपए एक ही दिन में ऊपर चले जाना, फ्यूल की प्राइसेस अंदर फ्लक्चुएट करना मुल्क के, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पूरी एक बिजनेस की चेन होती है जो इफेक्ट होती है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है इन चीज़ों से डील करने के लिए, इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या प्राइस को हमने मेंटेन करना है या अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राइस तो इस वक्त किसी कंट्री के हाथ में नहीं है, ये तो ग्लोबल फिनोमिनन है, और ये रीजनली आपने देखा है कि प्राइस किस तरह से अफेक्ट हो रही है।
इसके साथ साथ जो सप्लाई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी आपको सप्लाई मिले या ना मिले, क्योंकि इकोनॉमी तो चलती सप्लाईज पे है, क्योंकि उसकी एक प्राइस होती है, वो डिमांड सप्लाई पे होती है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रही है कि सप्लाई जो है, जो ऑलरेडी एक वाफिर मिकदार में हमारे पास स्टॉक पाइल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, लेकिन आगे जाते हुए नेचुरली प्लानिंग और बेहतर होनी चाहिए। और देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी जो है ना वो प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, अवेलेबिलिटी। प्राइस तो देखें वो फिर एक सेकेंडरी फैक्टर है उसका, लेकिन आज अवेलेबिलिटी हो जाए। हम देख भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो एक 19 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो ओवरसी करेगी इस सारे मामलात को। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिवली इसके ऊपर काम भी करी। नहीं 19 रुकनी, आई जस्ट चेक 19 रुकनी है। कंफर्म ये कीजिएगा खुर्रम शहजाद साहब कि हमारी जो इंपोर्ट है ऑयल की, क्या हम नई मार्केट्स भी तलाश कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता सप्लाई का इशू होता है पाकिस्तान के अंदर? आपने कहा कि उसकी कीमत तो बिल्कुल भी कोई भी जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो कहीं पर भी जा सकती है मौजूदा सिचुएशन के अंदर। क्या हम नई मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? देखें, इसमें एक तो सेंट्रल एशियन मार्केट्स हैं, दूसरा अफ्रीकन मार्केट्स हैं, तीसरा सिंगापुर की पूरी पट्टी है, तो ऑल्टरनेट मार्केट्स बिल्कुल हैं। लेकिन देखें उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, उसमें फिर इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है, फिर आपका यूएस की मार्केट इतनी बड़ी है, यूएस से हमारी एक दो कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर की वो इम्पोर्ट अभी ऑलरेडी कर भी रही हैं। आपने देखा होगा जब टैरिफ के इश्यूज हुए थे यूएस के साथ, उस वक्त यूएस के साथ एक मुआहदा हुआ था, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा था कि जी वहां से ऑयल इंपोर्ट किया जाए। लेकिन देखिए फिर वही बात है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइस और इंश्योरेंस और लैंडेड कॉस्ट, ये सब चेंज हो जाती है। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डायनामिक्स ये है कि हमारे सबसे जो विसिनिटी है वहां से हम इंपोर्ट करें तो हमें कम से कम प्राइस पड़ती है, जो कि ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया और ये पूरी मिडिल ईस्टर्न पट्टी है। लेकिन आप जो अल्टरनेट मार्केट्स की बात कर रही हैं वो मैंने आपको बता दिया मार्केट कौन सी, लेकिन फिर उसके साथ प्राइस अटैच होती है, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी वो नहीं रहती। लेकिन इन हालात में ऑफ कोर्स अल्टरनेट मार्केट्स जो एक्सप्लोर कर भी रही है अवेलेबिलिटी का इशू हो तो डेफिनेटली फिर आपको जाना ही पड़ता है, प्राइस आपको ज्यादा मिल रहा हो वो मामला चलाने के लिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हमारे सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है, अपने आप का भी ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि जब अगर आपकी पास गाड़ियाँ मौजूद हैं तो उनके फ्यूल जो है ना वो आपके पास होने चाहिए, बिकॉज बहुत तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं। इट्स टू क्विक टू टेक अकाउंट फॉर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। खैर जी, इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म हमारे इस प्रोग्राम का, हमारी इस ट्रांसमिशन का। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।